जय हिंद दोस्तों। आज हम 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर संसाधन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा संसाधन किसे कहते हैं। ये देखिए, प्यास लगने पर पानी एक संसाधन बन जाता है, लेकिन जब प्यास समाप्त हो जाती है तब वही पानी क्या हमारा संसाधन बना रहता है? तो सवाल यह है कि वस्तुएं कब संसाधन बनती है, आज हम इस विषय में जानेंगे। दूसरा है संसाधनों के प्रकार, कि जब वस्तुएं ही संसाधन होती हैं तो वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो संसाधन बन सकती हैं, या फिर संसाधनों के कितने प्रकार हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं, हम इसके विषय में जानेंगे। और तीसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है संसाधनों का संरक्षण, कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए और क्यों किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक है संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्यास लगने पर पानी हर कोई पीता है ना। उसी तरीके से भूख लगने पर भोजन हर कोई करता है ना। तो प्यास और भूख लगने पर ये पानी और भोजन जो वस्तुएं हैं ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। तो पानी और भोजन से क्या हो रहा है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति। तो जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो वस्तुएं हमारे लिए बन जाती हैं संसाधन। ठीक है, तो संसाधन किसे कहते हैं कि जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो हमारे लिए बन जाती हैं संसाधन। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही वस्तुएं हर वक्त संसाधन बनी रहती हैं? मतलब जब तक प्यास उपलब्ध थी तब तक पानी हमारे लिए संसाधन था, जब तक हमें भूख थी तब तक भोजन हमारे लिए संसाधन था। लेकिन जब प्यास समाप्त हो जाए तो क्या हम तभी भी पानी पीते रहते हैं? जब भूख समाप्त हो जाए तो क्या हम तभी भी भोजन करते रहते हैं? यानी कि ये वस्तुएं तब तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं जब तक इनकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है ना, जब तक ये मूल्यवान रहते हैं, जब तक इनकी वैल्यू बनी रहती है तब तक ही ये वस्तुएं हमारे लिए संसाधन का काम करती हैं। जैसे ही इनकी वैल्यू समाप्त हो जाती है, इनकी संसाधनता कम होने लगती है या समाप्त हो जाती है। तो कोई भी वस्तु तभी तक संसाधन बनी रहती है जब तक कि वो क्या है, मूल्यवान है। ठीक है, यहां पर मूल्य का अर्थ जो है पैसा नहीं है। यहां पर मूल्य का अर्थ पैसों से नहीं है, करेंसी से नहीं है। पानी तो फ्री है ना, तो पानी का अर्थ यहां पर पैसों से नहीं है, मूल्य का अर्थ है उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो जो वस्तुएं जितनी इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी संसाधनता उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे जब तक प्यास थी तब तक पानी संसाधन था, है ना। और जैसे ही प्यास की इंपॉर्टेंस कम हो गई तो वैसे ही पानी हमारे लिए संसाधन नहीं रहा। तो ऐसे ही जब जब जो वस्तुएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमारे लिए संसाधन का काम करती हैं। जैसे शगुन के तौर पर जब 501 रुपए देना हो, तो जब 1 रुपए ना हो तो वो 1 रुपए की इंपॉर्टेंस कितनी अधिक हो जाती है ना। और जब हम बैंक में जा रहे हो और उस समय हमारे पास फॉर्म भरने के लिए पेन ना हो तो वो पेन की इंपॉर्टेंस कितनी अधिक बढ़ जाती है ना। कहावत भी आपने सुनी होगी कि जहां काम आवे सुई क्या करे तलवारी। तो सुई के वक्त सुई और तलवार के वक्त तलवार हमारा संसाधन बन जाती है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की इंपॉर्टेंस ही उस वस्तु को संसाधन बनाती है, ये संसाधन है। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक कि संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास है संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों को 3 प्रकारों में बांट दिया गया है। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, नंबर 2 है मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। और नंबर 3 है मानव संसाधन, मानव स्वयं में एक संसाधन है। कैसे, ये हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, आमतौर पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब प्रकृति से ही हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार सभी संसाधन एक तरीके से देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। लेकिन वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधनों को अनेक भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है विकास एवं उपयोगिता के आधार पर, विकास एवं उपयोग के आधार पर, विकास एवं उपयोग के आधार पर। ठीक है, मतलब जिन संसाधनों का उपयोग हम विकास के तौर पर कर सकते हैं, जिनके उपयोग से हमारा विकास हो सकता है। ठीक है, पहला है इसमें वास्तविक संसाधन, वास्तविक संसाधन।
और दूसरा है इसमें संभाव्य संसाधन। ठीक है, संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन का मतलब यह है कि जिनके बारे में हमें पता है कि ये कितने उपलब्ध हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोयले के भंडार कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि हमारे पास कोयले के भंडार कितने हैं, हमारे पास सोने के भंडार कितने हैं, हमारे पास पानी की क्षमता कितनी है, पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो ये वास्तविक संसाधन है जिनके बारे में हमें जानकारी है कि ये कितनी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, और संभाव्य संसाधन, इसकी हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ये इतने उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे लद्दाख क्षेत्र है, वहां पर यूरेनियम के भंडार होने के अनुमान है। ठीक है, अभी स्टडीज पे चल रही है कि वहां पर यूरेनियम हो सकता है, और यूरेनियम कितना इंपॉर्टेंट है ऊर्जा को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो यूरेनियम के भंडार की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, इसी प्रकार से जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, धरती के अंदर जो हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं, वहां से हम उसकी एनर्जी को किस प्रकार से अपने लिए यूज कर सकें, तो इसकी भी हम सिर्फ संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं कि हमारे पास ये कितना उपलब्ध है। ठीक है, इसी तरीके से जो टाइडल एनर्जी है, ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, क्या हम उससे बिजली बना सकते हैं, और यदि बना सकते हैं तो कितनी मात्रा में हम बना सकते हैं। ठीक है, यह भी संभावित संसाधन है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन एनर्जी है, तो ये सभी क्या है, संभाव्य हैं, मतलब इनकी हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जबकि जो कोयला है, सोना है, चांदी है, जितने भी धातु पदार्थ अभी तक मिले हैं, ठीक है, जो वास्तविक रूप से हमारे पास उपलब्ध हैं, तो वो वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दूसरा है इसमें उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन, और दूसरा है इसमें जैव संसाधन। ये जैव अजैव क्या है, ये आप सभी जानते हैं। अजैव माने जिनमें जीवन नहीं है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी आदि, और ये सभी संसाधन हैं, इनकी हमें आवश्यकता होती रहती है। जैव संसाधन जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये हमारे लिए सभी संसाधन का काम करते हैं। तो जिनमें जीवन है वो जैव संसाधन, और जिनमें जीवन नहीं है वो अजैव संसाधन। ठीक है ना। तीसरा इसमें नवीनीकरण के आधार पर, नवीनीकरण के आधार पर, ठीक है, आधार पर रिन्यूएबिलिटी, मतलब हम उन संसाधन को मतलब दोबारा हम उनको नया बना सकते हैं, दोबारा हम उनको यूज कर सकते हैं नहीं। इसमें भी पहला है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय मतलब जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे सूरज है, सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, जिनका हम बार बार ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जल ऊर्जा हो गई, ठीक है, तो जितनी भी ये ऊर्जाएं हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। सूर्य हमेशा आता है और हम उसकी ऊर्जा का उपयोग करके सोलर प्लेट से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो जो संसाधन हमारे बार बार यूज हो सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय माने जिनको एक ही बार यूज करने पर वो फिनिश हो जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी जैसे कोयला है, लोहा है, सोना है, चांदी है, जितने भी धात्विक पदार्थ हैं जो वास्तविक संसाधन है, जो उपलब्ध हैं, एक बार यूज करने पर वो समाप्त हो जाते हैं। और चौथा है इसमें वितरण के आधार पर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। वितरण के आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला इसमें सर्वव्यापक संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन, ठीक है, जो संसाधन सभी जगह उपलब्ध हैं, जैसे आपका हवा हो गया, धूप हो गया, ठीक है ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिनसे हम सर्वव्यापक, जो सब जगह उपलब्ध है। और दूसरा है स्थानिक संसाधन। ठीक है, स्थानिक संसाधन मतलब जो किसी स्थान विशेष में ही उपलब्ध होते हैं। अब जैसे यूरेनियम है, वो हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर कोयला ही ले लो, कोयला भी हर जगह नहीं मिलता है, सोना है हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो किसी स्थान विशेष में मिलता है स्थानिक संसाधन, और जो सभी जगह उपलब्ध है उन्हें सर्वव्यापक संसाधन। तो ये चारों थे प्राकृतिक संसाधन। अब है मानव निर्मित संसाधन। नाम से स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने किया है, वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल आज की डेट में कितना बड़ा संसाधन है तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये किसी भी पेड़ पर नहीं उगता है। ठीक है ना, जितना भी हमारा कंप्यूटर है ये सभी मानव निर्मित है। ठीक है, हमारा कॉपी, हमारा पेन, ये क्या है, ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। ये सभी मानव निर्मित संसाधन है जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। तो जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल देता है तो ऐसे संसाधन बनते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है,
तो मानव निर्मित संसाधनों में मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल देता है। अब जैसे कॉपी है, कॉपी के लिए हमें पेड़ की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो प्रकृति ने हमें पेड़ दिया है, कॉपी नहीं दिया, तो पेड़ को प्रोसेस कर करके हमने उसे कॉपी का रूप दे दिया। तो पेन है, पेन में क्या यूज होता है, प्लास्टिक होता है, तो प्रकृति प्लास्टिक नहीं देती है, पॉलीथाइलिन करके एक एलिमेंट है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तो नहीं होता, लेकिन उसे प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो प्रकृति से जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उन्हें प्रोसेस करके मनुष्य जो नए संसाधन बनाता है वो मानव निर्मित संसाधन है। जैसे आपका पेट्रोल, ठीक है, ये पेट्रोल कहां से प्राप्त होता है, धरती से जो प्राप्त होता है वो होता है कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा तेल। इस कच्चे तेल को जब प्यूरिफाई किया जाता है तो इस प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में ही इससे बहुत सारी चीजें निकलती हैं। पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, आपकी वैसलीन बनती है, ठीक है ना, और आपका डामर, कोलतार निकलता है, ठीक है, कोलतार, डामर, जो भी आप इसे कहें, ठीक है। ये सारी चीजें यहां से निकलती हैं। पहले आप मिट्टी का तेल यूज करते थे तो वो भी इस प्रोसेस से ही बनता था। तो इस कच्चे तेल ये प्रकृति प्रदत्त है और इसकी प्यूरिफिकेशन से हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं ये मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। तीसरा संसाधन है मानव संसाधन, यानी कि मनुष्य स्वयं में एक संसाधन है, ठीक है। इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर कोई है तो वो मानव है, मानव है। और मानव का अगर इतिहास अगर हम देखें तो वो ज्यादा पुराना नहीं है, वो मात्र 2.5 लाख साल पहले ही आया है, ठीक है ना। जबकि उससे पहले सारे जीव जंतु इस धरती पर मौजूद थे। जैसे अगर बात करें डायनासोर हो गया, ठीक है, डायनासोर के टाइम पे मानव नहीं था, ठीक है। बंदरों के टाइम पर मानव नहीं, मतलब बंदर, कुत्ते, बिल्ली खैर आज भी मौजूद हैं, लेकिन सारे जीव धरती पर पहले आ चुके थे मानव से पहले, ठीक है ना। तो मनुष्य बहुत बाद में इस धरती पर आया है, लेकिन बाद में आने के बाद भी वो सबसे अधिक सुप्रीम बना रहा, सबसे अधिक सुप्रीम, सारे जीवों में सुप्रीम। डायनासोर तो अब नहीं है, लेकिन जितने भी बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी अन्य जीव इस धरती पर मौजूद है वो उन सबका सुप्रीम है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने हमेशा अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया, ठीक है। बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया किसके लिए? इन जीवों पर नियंत्रण, इन जीवों पर शासन करने के लिए, ठीक है ना। तो मनुष्य ने हमेशा बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया। हल लगाने के लिए उसने बैलों का यूज किया, ठीक है, जबकि बैलों का अस्तित्व मनुष्य से पहले था। तो किसी भी बैल ने मनुष्य से हल नहीं लगवाया, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए घोड़ा गाड़ी बनाई, घोड़े से अपने सामान और स्वयं को खिंचवाया, जबकि घोड़ों का अस्तित्व मनुष्य से पहले था। किसी भी घोड़े ने अपने काम के लिए मनुष्य को यूज नहीं किया, मनुष्य ने किया। कैसे? बुद्धि और विवेक से। वो सुप्रीम बना रहा। इसीलिए मानव स्वयं में एक संसाधन है, ठीक है ना, क्योंकि वो सभी को यूज करना जानता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो सभी को अपने अनुसार प्रयोग करना जानता है। इसीलिए मानव सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ने हमेशा बुद्धि और विवेक का ही प्रयोग किया है। आज आपने देखा होगा मनुष्य ने अनेक प्रकार की हाइब्रिड फसलें बना ली हैं, ठीक है ना, जो कि सूखे और अकाल जैसी परिस्थितियों का भी सामना कर सकती हैं, ठीक है ना। और सिर्फ सूखे और अकाल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई है, बल्कि उसने ऐसी ऐसी फसलें भी बना ली हैं कि जो कि प्राकृतिक रूप से उनके अंदर वो मौजूद नहीं होती हैं, वो तत्व मौजूद नहीं होते। जैसे गोल्डन राइस है, इसमें विटामिन ए को उसने डाल दिया है, जबकि चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। विटामिन ए के लिए हमें हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, तो उसने हाइब्रिड फसलों के रूप में विटामिन ए को गोल्डन राइस के अंदर डाल दिया। आपने बीटी बैंगन सुना होगा या बीटी कॉटन सुना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की हाइब्रिड फसलों का मानव ने निर्माण किया है। मनुष्य यदि बीमार हो जाए तो वो स्वयं का इलाज करने में सक्षम है। कोई भी अन्य जीव इस तरीके से स्वयं का इलाज करने में सक्षम नहीं है। समुद्र में आसानी से यात्रा कर सकता है, ठीक है ना, नेविगेशन के जरिए, ठीक है, एविएशन के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकता है, जबकि दूसरे अन्य जीवों ने इस तरीके से क्रांतिकारी सफलता हासिल नहीं की है। इसीलिए मानव स्वयं में सबसे बड़ा संसाधन है, ठीक है। तो ये थे संसाधनों के 3 प्रकार। अब है हमारा तीसरा टॉपिक, संसाधन संरक्षण, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने जाना कि वस्तु ही क्या होती है? संसाधन होती है। और ये संसाधन कब बनी रहती है? जब उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहती है, उसकी उपयोगिता बनी रहती है, ठीक है ना। तो यहां पर दिक्कत क्या है? वस्तुएं जो है ना वो फिक्स हैं। धरती पर जो वस्तुएं हैं वो फिक्स हैं। जैसे पानी है, पानी की मात्रा फिक्स है, ठीक है, आप इसे कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। धरती है, जमीन है, उसकी मात्रा क्या है? फिक्स है, आप इसे घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। पानी तो फिक्स है, आप इसकी मात्रा को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो दिक्कत कहां आ रही है? मनुष्य की जो डिमांड है, ठीक है ना, जो डिमांड है वो क्या हो रही है? वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो
यहां पर क्या है, वस्तुएं निश्चित हैं, फिक्स हैं और इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इंपॉर्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे संसाधनों पर दबाव बनता चला जाएगा, ठीक है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ठीक है। संसाधनों पर दबाव ही सबसे बड़ी समस्या आ रही है। आपने कहावत सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार, ठीक है। तो वही कंडीशन आज की डेट में हमारे सामने आ चुकी है। तो क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन जो दबाव है, जो इंपॉर्टेंस है मनुष्य की, जो डिमांड है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसके कारण संसाधनों का उपयोग कैसे करें, एक ही संसाधन को इतने सारे लोगों के लिए कैसे उपयोग करें, आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इसलिए संसाधन संरक्षण जैसे टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस संसाधन संरक्षण के लिए मनुष्य को एक बार फिर से अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा। किसके लिए? सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए। जबकि शुरुआत में मनुष्य ने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किसके लिए किया था? सुप्रीम बने रहने के लिए, ठीक है, सभी जीवों पर शासन करने के लिए। तो एक बार मनुष्य को फिर से अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा सस्टेन करने के लिए, खुद को जीवित बनाए रखने के लिए, इन संसाधनों को निरंतर उपयोग में लाने के लिए, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी भी इसको यूज कर सके, ठीक है। तो अब हमें सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ना होगा, सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ना होगा, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ना कैसे होगा? आज आपने देखा होगा, आप शहर में चले जाओ या गांव में भी आज मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतनी हमारे पास जमीन नहीं है कि हम सबके लिए दो दो अलग अलग कमरे बनाएं, तो हम मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जो ये लैंड रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, वो फिक्स है। तो उस पर जब हम मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लैंड रिसोर्स को बचा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम बचे हुए लैंड पर दूसरे काम कर सके। पानी है, पानी को हम रिसाइकलिंग की प्रोसेस से हमें गुजार रहे हैं, ताकि हम उसे फिल्टर करके अपने लिए दोबारा में यूज ला सकें। आज आपने देखा होगा कि गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं, इसके ऑप्शन के रूप में हम ईवी सेक्टर वाली गाड़ियां भी ला रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, जो बैटरी से चलती हैं, ठीक है। तो मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक से यहां पर क्या कर रहा है? संसाधनों का संरक्षण कर रहा है, ठीक है ना, ताकि वो संसाधनों को लंबे समय तक यूज कर सके, ठीक है। ऊर्जा की खपत के लिए जहां पहले निरंतर कोयले पर ही निर्भरता हमारी थी, तो आज हम सोलर पावर पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं, हम विंड एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं, और जैसे कि अभी बताया कि टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, हम इन सभी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यूएबिलिटी वाले रिसोर्सेज हैं, हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है, यहां पर बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसी के साथ आपने एक चीज सुना होगा कि पेट्रोल के साथ अब एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल जो कि किससे बनता है? जो गन्ने से ज्यादातर बेसिकली बनता है, ठीक है, गन्ने से एथेनॉल बनता है, जो कि ईंधन के रूप में हमारे काम आता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो ये एक संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ना होगा। तो आज हमें अपने नॉलेज को सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ाना होगा, ताकि हम इन रिसोर्सेज को लंबे समय तक यूज कर सकें, ठीक है। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, ठीक है, इसके लिए हमें जागरूक भी करना चाहिए कि वो क्या करें, वो पानी को व्यर्थ न जाने दें, ठीक है, वो पानी को व्यर्थ न जाने दें, वो बिजली को व्यर्थ न जाने दें। बेवजह बिजली अगर आपकी घरों में जली रहेगी तो फिर क्या होगा? उससे हमारे रिसोर्सेज बेफालतू बेकार होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है, और हमें नई टेक्नोलॉजी और नए ज्ञान को बढ़ाने की भी जरूरत है, जिससे हम सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ सकें, ठीक है, जिससे हम लंबे समय तक इन संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सकें। जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उनके स्थान पर हमें वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। ये हमें लोगों को सिखाना होगा, समझाना होगा, क्योंकि आज भी जो हमारे घरों में बिजली आती है वो कोयला चालित संयंत्रों से आती है, ठीक है ना, जिन संयंत्रों में कोयले का अधिक प्रयोग होता है। तो अगर हम व्यर्थ में बिजली को खुला रखेंगे तो डेफिनेटली उतना कोयले का उत्सर्जन और कोयले का यूज वहां पर ज्यादा होगा, ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीजों को बढ़ाएगा, लेकिन कोयले का भी भंडारण को खत्म करेगा, ठीक है।
तो हमें लोगों को एक तरीके से जागरूक बनाना है और दूसरे तरीके से अपने ज्ञान में वृद्धि करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है ताकि हम सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ सकें। और यह सस्टेनेबिलिटी ही हमारे संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करेगी आज की डेट में। तो यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने जाना कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के कितने प्रकार हैं और संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।